गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करने वाले हैं एसएसटी के, जो पेपर 2 के लिए है, कक्षा 6 to 8 के लिए है। जो एग्ज़ाम जो हुई थी 20 अगस्त 2023 को हुई थी। तो प्रीवियस ईयर भी सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रीवियस ईयर से 10-12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए टाइम बिना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है एसएसटी का। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पूर्ण व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है? महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है। किसने कुरान को आयतों के पूर्ण व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है मुमताज़ अली, बेगम अशीन किदवई, हजारा बीबी इस्लाम बेगम, रुकैया सखावत हुसैन। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर 1 होगा। मुमताज़ अली ने कहा था। कुरानों की हवालात देते हुए इन्होंने कहा था कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है। ये सब कुरानों में बताया गया। तो किसने कहा? मुमताज़ अली ने। इस चीज़ को याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले ने 1873 में आई किताब समर्पित की है। तो कौन सी किताब समर्पित की है? तो नंबर 3, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं पर। जो ज्योतिराव फुले ने किताब जो समर्पित की है 1873 में, तो किसको की है? अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा की विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। उसके बाद है तीसरा 33 नंबर प्रश्न, मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। तो क्यों बहुत कम जानकारी मिलती है? क्योंकि वह लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए इनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। क्यों जानकारी उपलब्ध नहीं है, कम जानकारी? क्योंकि इन लोगों के पास लिखित दस्तावेज नहीं था, इसलिए इन लोगों के बारे में कम जानकारियाँ उपलब्ध है। उसका 34 नंबर को देखते हैं, क्या बताया गया इसमें? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से जो है सही और सही विकल्प का चयन करना है। इसमें क्या चयन करना है? कि सही विकल्प का चयन करना है। तो क्या है इसमें से? इसमें से जो है दोनों ही, देखिए इसमें से क्या आंसर होगा? चौथा नंबर, ए और बी दोनों सही है और ये बी का उदाहरण है। तो क्या है? 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत करने लगी। जो गैर ब्राह्मण जाति थे, इनके भीतर भी जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने की आग लगी और ये भी समानता और न्याय की मांग करने लगे। कौन? तो गैर ब्राह्मण। उसके बाद है मध्य भारत में संतनामी आंदोलन की शुरुआत घासी दास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थितियों में सुधार के लिए आंदोलन किया। तो दोनों सही है और ये जो है बी का उदाहरण है, क्योंकि गैर ब्राह्मण ने जो किया, जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगा। उसके बाद जो है सतनामी आंदोलन भी इसी चीज़ में हुआ था, जिसका शुरुआत गुरु घासीदास ने की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, ए और बी दोनों सही और बी ए का उदाहरण है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बताया गया है? 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ, क्योंकि इल्बर्ट बिल लाया क्यों गया था? तो देखते हैं। भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दी थी। तो ये तो गलत है। उसके बाद अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय, ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकता है। तो ये दोनों सही है। तो यह प्रश्न संख्या कितना है? 35 का जो आंसर होगा ए नंबर। तो इसमें जो सही विकल्प का चयन करना है, तो बी और सी सही विकल्प है, बी और सी। और ये भी गलत है। और एक है बिल भारतीय लोगों के प्रति नक्सलवादी नजरिया रखता, तो नहीं, भारतीय को समानता का अधिकार दिया गया था। इस बिल में क्या बताया गया था? कि जो ब्रिटिश न्यायाधीश है और भारतीय न्यायाधीश है, दोनों को समानता का अधिकार दिया गया था कि दोनों ही फैसले ले सकते हैं, जिसमें ब्रिटिश ने इसका विरोध किया और ये जो बिल था असफल रहा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 36 को। 36 में क्या बताया गया है? स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 2, ए और आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या करती है। तो ए में क्या बताया गया है? हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर होते हैं। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं पाए हैं। तो ये भी बात सही है, दोनों बात सही है और ए की जो व्याख्या है आर कर रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 37वें नंबर को। 37वें नंबर में क्या बताया गया है? नीचे दो कथन ए बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में। तो खिलाफत आंदोलन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है आप लोगों को। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। जिसका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है। तो इसमें से क्या बताया गया है? 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी। दूसरे नंबर में बताया गया, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। क्या बताया गया इसमें? तो इसका आंसर होगा
4। ए और बी दोनों सही, दोनों सही, क्योंकि 1920 में ही खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा, तुर्की का जो सुल्तान था उसको खलीफा बुलाया जाता था, पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। उसके बाद देखते हैं 38वें नंबर को। 38वें नंबर में क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखते हैं 38वें नंबर में क्या बताया गया है। देखिए इसमें कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। 38 नंबर में क्या है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। उसके बाद कारण इसका क्या है, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो ये क्या है कि ए आर दोनों सही है, और इसकी ए जो आर है एक ही व्याख्या करता है, क्योंकि जैसे जैसे नील व्यापार बढ़ा तो मुनाफा अंग्रेजों को ज़्यादा होने लगा, तो व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी ने नील उत्पादन में निवेश करने लगे, क्योंकि बेनिफिट होने लगा तो ये लोग इसमें निवेश करने लगे। उसके बाद कारण क्या है कि इसमें होने वाले अधिक लाभ से ही तो आकर्षित होकर उन लोगों ने निवेश करना शुरू किया था। बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भी भारत आए और बागान मालिक बने। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से जो भारत आए थे व्यापार करने के लिए, तो वो लोग यहाँ आकर क्या बन गए, बागान मालिक बन गए। तो ए और आर दोनों सही है, और एक ही सही व्याख्या आर करता है। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर, इसको टिक कर लेना है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 39 को। 39 में क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के उपदेशों से संबंध में नहीं है। देखिए इसमें भी है कि कॉन्सेप्ट बिल्ड क्वेश्चन है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही इस प्रश्न को बना सकता है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों से संबंध में सही है। बुद्ध के उपदेशों में संबंध है, क्या बताया गया है, हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों का परिणाम है। और दूसरा में है, हमारे कष्ट और हमारी लालसाओं और इच्छाओं का वजह से होता है। हमारा जो दुख है हमारी लालसाओं और इच्छाओं के वजह से ही होता है। तो ये तो बुद्ध का उपदेश है, और हमारे जो असल जीवन में अभी जो हो रहा है यही है जो मेन जो मुद्दा है, कि हमारे जीवन में कष्ट और दुख क्यों होता है, तो लालसाओं के कारण ही होता है। और उसके बाद तीसरे नंबर में, यह खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेश को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो इसमें से आंसर होगा कि उन्होंने छूट दे रखी थी। सी नंबर तो नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, इसमें से आंसर होगा आप लोग का 4 नंबर। 4 नंबर ए और बी सही है, क्योंकि बुद्ध ने अपने उपदेशों में बताया था कि हमारे कष्ट और दुख हमारे जो है पिछले जन्मों का ही परिणाम है। उसके बाद इन्होंने अपने उपदेश में यह भी बताया था कि कष्ट और दुख हमारी लालसा और इच्छाओं की वजह से ही होता है। तो दोनों बुद्ध की है। बुद्ध ने एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध सभी अनुयायी को उपदेश मानना पालन करना, यह जरूरी नहीं था। बुद्ध कठोर उपदेशों को नहीं देते थे कि कोई गृहस्थ है तो वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। बुद्ध के उपनिषदों में यह सब नहीं बताया गया था। बुद्ध का उपनिषद में बताया गया था कि कष्ट और दुख जो हमारे पिछले जन्मों का ही परिणाम है, और हमारे कष्ट और हमारी जो लालसा है और इच्छा है यही सब हमारा दुख का कारण है। तो इसमें से ए और बी सही है। उसके बाद देखते हैं 40 नंबर प्रश्न को। 40 नंबर में क्या बताया गया है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो क्या परिवर्तन आए भारत में, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा देखते हैं। प्रश्न नंबर इसका ऑप्शन देखते हैं ए में क्या बताया गया है, अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। दूसरे नंबर में है, शिल्पकारों ने कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई। तीसरे में है, डिजाइन में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मक में बढ़ोतरी हुई। एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली आई। तो इसमें से जो है ए सही है और बी सही है। ए सही है और बी सही है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 नंबर में। किसमें दिया हुआ है, 4 नंबर में। ए और बी सही है। अधिकांश लोग जो हैं कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया था, और शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता की बढ़ोतरी हुई थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ों की मांग तेजी से भारत के बुनकरों में हुई, तो क्या परिवर्तन आया कि कताई, धुलाई और रंगाई अपना लिया गया अधिकाधिक लोगों में, और शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता आई। इसका आंसर होगा ए और बी। उसके बाद देखते हैं 40 नंबर को, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मंदों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह कथन किसके द्वारा लिखा गया था कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मंदों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी रजिया के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी, रजिया के द्वारा। तो याद रखना इस प्रश्न को। उसके बाद देखते हैं 42वें नंबर को, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के कारण संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो प्रौद्योगिकी है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो यहाँ पढ़ना है कि सही है, कई कई क्वेश्चन में देता है सही नहीं है, तो सही है नहीं है इन सब कोड टैग वर्ड जो है, कोड वर्ड जो है, इन सबको देखना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। तो क्या है प्रश्न में, क्या बोला गया है कि मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। दूसरे नंबर में मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। तो इसका आंसर जो होगा केवल ए, जो सिर्फ ए नंबर सही है। इसका मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, ये सही है और ये गलत है। उसके बाद देखते हैं 43 नंबर को। 43 नंबर में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण काल स्थल जो चूना पत्थरों से बना है, चूना पत्थरों से बने औजार मिले, कौन सा पुरापाषाण स्थल है जिसमें चूना पत्थर के बने हुए औजार मिले, तो इसे हुंगसी से चूना पत्थर के बने औजार मिले हैं, इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संबंध में नहीं है, तो यहाँ देखिए यहाँ पूछा गया है नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर होगा। क्या है कि ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 मतलब आधा हिस्सा निर्धारित होता था। ये सब जो इसमें क्या है कि नहीं है, जो नहीं है तो यही नहीं होता था, ये सब होता था। क्या होता था इसमें, महाजनपद जो नियमित रूप से कर वसूलते थे, तो उसमें होता था व्यापार में खरीद एवं बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। आखेटों द्वारा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी पड़ती थी। उसके बाद है चारावाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, सबको कर देना पड़ता था, एक ही नहीं था कि ज़्यादातर फसलों पर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। तो यहाँ पे कोई टैक्स निर्धारित नहीं होता था, जैसा उत्पाद होता था वैसा राजा को दिया जाता था। उसके बाद है 45 नंबर में, 45 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है, तो इसमें 45 नंबर का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी तीनों सही है, इसका जो है ए बी सी तीनों सही है। तो क्या बताया गया है ए बी सी में, तो इस अधिनियम में किसका उल्लंघन के रूप में किया गया था, तो ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, ये सब क्या था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का उल्लंघन के रूप में किया जाता था। तो ये तीनों सही है। उसके बाद देखते हैं 46 नंबर को, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की तथा मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने की सहायता की तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया, सही विकल्प का चयन कीजिए। जो 46 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा उत्तर नंबर 3 में क्या दिया गया है कि सभी, इसका जो सभी सही है। क्या सही है, सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है, स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। जो मध्याह्न भोजन जो स्कूलों में प्रारंभ किया गया है, तो इससे ये सब बेनिफिट हुई हैं कि सभी जातियों के बच्चे जो एक साथ खाते हैं, जिससे भेदभाव की भावना कम होती है। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए भी रखा गया है, इसमें भी भेदभाव को कम करने का प्रयास किया गया है। गरीब बच्चे जो है स्कूल नहीं आते थे खाने के लालच में, वो स्कूल भी आने लगे हैं, और स्कूल छोड़ने में देरी में कमी आती है, क्योंकि टिफ़िन के टाइम खाना दिया जाता है, तब तक बच्चे स्कूल में ही रहते हैं खाने के लालच से, वो लोग खाने के लालच से पढ़ाई भी करते हैं और खाना भी खाते हैं। तो ये बेनिफिट्स है मध्याह्न भोजन के लिए। उसके बाद 47 को देखते हैं। 47 में क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, तो निम्नलिखित में से जो कौन सी प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, तो 47 का जो सही आंसर है वो है 4 नंबर में क्या बताया गया है, ए बी और सी। तो क्या सुनिश्चित करता है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में स्वतंत्रता के लिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती, ये बात सही है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। ये सब चीज़ जो है भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 48